एग्रीकल्चरल इनकम। तो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम का जो चैप्टर है वो पढ़ क्यों रहे हैं? अक्सर लोगों को यही पता रहता है कि एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जाम होती है, तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? अच्छा, एग्रीकल्चरल इनकम देखो, ये रिवीजन बेच है, फास्ट रिवीजन बेच है। हालांकि मैंने हर एक चीज को बहुत अच्छे से आपको पहले बैकग्राउंड तैयार करके बताया, ठीक है, लेकिन मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम को हम पढ़ क्यों रहे हैं इसका रीजन आपको बता देना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ। ऐसे देखा जाए तो एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन पढ़ने का रीजन ये है कि एग्रीकल्चर इनकम अगर कुछ कंडीशंस, स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी की जाए तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली टैक्स को बढ़ा देती है। वो कैसे बढ़ाती है? क्योंकि ये पार्शियली इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होती है? जैसे कि कोई एग्रीकल्चर इनकम है और साथ में आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। पढ़ा था अपन ने। कॉन्सेप्ट क्या है मैं पहले वही पढ़ाऊंगा। एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 रुपए या फिर ज्यादा है, समझिए क्यों पढ़ रहा है एग्रीकल्चर इनकम। उसका रीजन सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 3.5 इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम ऑन टैक्स कंपटीशन। टैक्स पे इसका कंपटीशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? एग्रीकल्चर का इनकम का टैक्स पे क्या कंपटीशन इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? तो आप बोलोगे आएगा, यदि कंडीशन पूरी होती है तो। सबसे पहले तो ये जो सेक्शन 10(1) है ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट करता है एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। लेकिन एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड पावर टू द पेमेंट ऑफ लेवी, क्योंकि गवर्नमेंट को पावर ही नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा दे, है क्या? बहुत अच्छे से पढ़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा दे। क्यों? क्योंकि ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। लिस्ट नंबर 2 एंट्री नंबर 46 क्लियर हो गया। अब फिर इन्होंने क्या करा कि एक रास्ता निकाला जिसको हम बोलते हैं चोर रास्ता। गवर्नमेंट को टैक्स लगाना था लेकिन डायरेक्ट लगा नहीं सकते, पावर नहीं है, तो इन्होंने क्या करा कि कुछ कंडीशन के साथ उन्होंने बोला कि अगर ये कंडीशन आएगी तो हम उसको पार्शली इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम को एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ जोड़कर हम टैक्स लगाएंगे। क्लियर है? लेकिन उस टैक्स लगाने का तरीका बदल देंगे। तो ये मेथड को डिस्क्राइब कर रही है ये वाला प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ देखिए। However, since 1973 an indirect method has been found. ये 1973 को फाउंड किया गया to levy tax on agro income. According to this method, agriculture income is included in total income of the assessee for deciding the tax slab of the assessee. ये देखिए, ये किस पे लगेगा? जिन पर टैक्स स्लैब लगता है। टैक्स स्लैब किस पे लगता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल न्यूमेरिकल पर्सन। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। The way to apply higher rate of tax slab on non-agricultural income by including agricultural income in the total income of the assessee or assessor. तो ये देखिए वो कंडीशन कौन सी है जब एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ जोड़कर टैक्स निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है ये सीखना है हमको यहाँ। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई इंडिविजुअल, एचयूएफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या यूपी या आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन की बात होगी तब ये पार्टिकल इंटीग्रेशन लगेगा, बाकी फॉर्म कंपनी के केस में नहीं लगेगा। दूसरी बात, द असेसियस क्या होगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। कितनी होगी? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी होगी? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 2,50,000। अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख, अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख। तो ध्यान रखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नॉन एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी तो ये कंडीशन पार्शियल इंटीग्रेशन का केस बन जाएगा। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 5,000 से कम हो गई तो फिर कोई बात नहीं है। मतलब कि एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से क्या होगी? एक्सीड करेगी। किससे ज्यादा? 5,000 से एक्सीड 5,000 होनी चाहिए, ध्यान रखना। तब जाकर ये कंडीशन अप्लाई होगी। क्या क्या बोला मैंने? इंडिविजुअल, एचयूएफ, ओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन। ये कौन है? जिसपे स्लैब रेट लगते हैं। और स्लैब रेट पे क्या होती है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा क्या होनी चाहिए? नॉन एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए। और एक्सीड कितनी की करनी चाहिए एग्रीकल्चर इनकम? 5,000 से ज्यादा। तब ये तीनों कंडीशन अगर पूरी होती है तो पार्शियल इंटीग्रेशन केस बनता है। क्लियर है? अब ये कैसे काम करता है इसका एक तरीका दिया हुआ है, ये लॉ ने डिफाइन करके रखा है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स लगा नहीं पाए तो एक डायरेक्ट तरीका तैयार कर लिया। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3।
बस इस पे एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी, आप ये कर पाओगे। आसान है। क्या करना है अपने को, अगर ये 3 सिचुएशन मिल जाती है तो हमको करना क्या है, स्टेप 1 लगानी है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों इनकम को, एग्रो इनकम और नॉन एग्रो इनकम को ऐड करके क्या करेंगे, आप टैक्स निकालेंगे। तो क्या बोलेंगे, एग्रो इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, लेस करेंगे स्टेप 2 में, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में ये, स्टेप 2 में क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे, एग्रो इनकम प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि अगर मैं बात करूं तो टैक्स किस पे निकलेगा, एग्रीकल्चर इनकम प्लस 2,50,000, 3 लाख या फिर 5 लाख, जो भी हो, केस जैसा भी हो वैसा एग्जेम्पशन लिमिट आपको ऐड करना है, और उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वही टैक्स होगा। क्लियर है। यानी कि स्टेप 1 एंड स्टेप 2, 1 माइनस 2, ये दैट इज स्टेप 3। बस ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा, इतने में आपको क्या मिल जाएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे 5 में से 5। ठीक है क्या इसमें कुछ दम है क्या। आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, मिस्टर एक्स एज 42 ईयर्स है, एक ही क्वेश्चन है, करा देता हूं मैं। 42 ईयर्स हैज नॉन एग्रो इनकम कितनी है, 3,25,000। कितनी है, 3,25,000। और क्या लिखा है, एग्रो इनकम कितनी है, 2,55,000। तो 2,55,000 5,000 से ज्यादा है, ये कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, एज 42 है, तो इसका मतलब 2,50,000 की लिमिट लगेगी। 2,50,000 से ज्यादा है नॉन एग्रीकल्चर इनकम, 2 कंडीशन पूरी हो गई। और साथ में क्या है, ये इंडिविजुअल भी है, तो क्या लगा सकते हैं, पार्शियल इंडिकेशन केस बन गया। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले 2,55,000 प्लस 3,25,000 जोड़कर टैक्स निकाल लो, और फिर क्या करेंगे, 2,55,000 प्लस 2,50,000 जोड़कर टैक्स निकाल लो। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपकी टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है। और जैसा कि आप 87 एज देते हैं, रिबेट वगैरह देते हैं, वैसा आप लगा दीजिएगा और रिबेट ले लीजिएगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे तो मना कर ही नहीं रहे हैं। क्लियर है। तो और शेष लगाना मत भूलना, शेष लगाना भूल गए मतलब समझ में आ गया, शेष लगाना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। मैंने सबसे पहले यही करवाया था आपको 3.5, फिर बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। अब क्या बचा, अब कुछ खास नहीं बचा। जिस पे क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको पहले करा दिया। हाँ, इसमें जरूर है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, उसको आपको डिफाइन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, आपका जमीन है, आप उससे खेती कर रहे हो, वो पैसा कमा रहे हो, वो एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम खेती है लेकिन हम किसी और को दे देते हैं किराए पर, उससे जो किराया आता है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। बात समझ में आया। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड, लैंड से आप क्या कर रहे हो, रेंट ले रहे हो या फिर रेवेन्यू कमा रहे हो। कैसे कमा रहे हो, खेती करके। कहाँ पे सिचुएटेड है लैंड, इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वाली नहीं, इन इंडिया होनी चाहिए, और इन यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस यूज होना चाहिए। एग्रीकल्चर पर्पस यूज होना चाहिए मतलब एग्रीकल्चर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई बिजनेस का यूज नहीं होगा कि आपने पार्किंग लॉट बना दिया, पार्किंग से किराए पे दे दिया, तो ये काम नहीं होगा। फिर उसके बाद रेंट में भी इन कैश और इन काइंड, रेंट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। साहब मैं आपको दूंगा 10,000 रुपए साल का, ऐसा हमारे यहाँ पहले इसी होता था, 10,000 रुपए साल का मिलता था। फिर बोलते हैं भैया 10,000 तो दूंगा ही दूंगा, साथ में 25 बोरे गेहूं भी दे दूंगा इन काइंड, तो ये भी इनकम है। ठीक है। तो असेसी में भी द ऑनर ऑफ द टेनेंट और टेनेंट ऑफ सच लैंड, ऑनर भी हो सकता है और टेनेंट भी हो सकता है। जो टेनेंट है यानी कि किराएदार, जो लैंड से पैसा कमा रहा है, तो वो भी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। क्लियर है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाई एग्रीकल्चर, लैंड बाई एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी आपने करके लैंड से पैसा कमाया है वो एग्रीकल्चर इनकम। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाई परफॉर्मेंस ऑफ कल्टिवेटर, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। ले देके सब बातें वही है कि आपने लैंड के थ्रू जो भी पैसा कमाया कल्टीवेटर करके, मतलब खेती करके, या जो भी रेंट के रूप में, वो सब आपका क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। उससे रिलेटेड कोई भी आप प्रोसेस का काम कर सकते हो। ठीक है। इवन आप वो प्रोसेस का यूज कर सकते हो जो कि मार्केट तक आप उस गुड्स को ले जाने के लायक समझते हो, वो सब एग्रीकल्चर ही माना जाएगा। क्लियर है। जैसे कि आप कोई भी अगर आपके पास कोई फसल लगती है तो फसल को आप साफ करते हो, साफ करके फिर मार्केट तक ले जाते हो, मतलब दिखने लायक स्थिति को ले जाते हो ना। तो लेकिन वो प्रोसेस वो नहीं होनी चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं मार्केटेबल तक करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपने आलू उगाए और आलू से आप बोलोगे भाई चिप्स बना के बेच दूं, तो ये अलग प्रोसेस हो जाती है।
ध्यान ये रखना है। तो आपको मैंने पूरा एक डायग्राम बनाया था खेती करके, खेती का पूरा बताया था कि खेती में क्या क्या करना पड़ता है। तो इसको भी मैं आपको बता दूं कि डिफाइन करना पड़ेगा। इसमें दो प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, एक प्राइमरी ऑपरेशन और एक सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, जिसको आप बेसिक ऑपरेशन बोलते हो। बेसिक ऑपरेशन क्या होता है कि आप हल जोतते हो, हल जोत के उसमें फिर जो भी आपका बेसिक काम करते हो, फिर जो अंकुरण होता है, पौधा लगता है, और पौधे के बाद उसका रखरखाव चालू होता है, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए क्या जरूरी है, बेसिक ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। आप कॉम्पिटिशन बनाए बेसिक ऑपरेशन अगर अकेला है तो बताइए क्या इससे होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी। बेसिक ऑपरेशन के बाद जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होता है वो अकेला है, दोनों है। तो बताइए इससे कोई इनकम हो रही है तो क्या ये इनकम मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बेसिक ऑपरेशन किसी ने किया, बीज किसी ने बोया, खा कोई हो रहा है, मतलब कि आपने वो बेसिक ऑपरेशन करके आपने मेरे हाथों में दे दिया कि सर आओ आप संभालो, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, अब मैं जो काम करूंगा उसकी केयर करूंगा, तो वो हुआ सिर्फ ओनली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो क्या ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से जो इनकम कमा रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मैं मार्केट तक बेचूंगा, इससे होने वाली इनकम क्या मेरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? ओनली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, यहां कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं है, मानी जाएगी क्या इनकम? भाई आपने पूरा सब कुछ मेहनत आपने करी, सब कुछ किया है, बाकी थोड़े से छोटे छोटे पौधे हमारे नाम पे कर दिए, अब मैं उसको संभाल रहा हूँ, अब मैं इससे मैं इनकम जो जनरेट करूंगा, क्या मेरी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? तो इस इनकम को मैं एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोल सकता। मतलब कि बेसिक ऑपरेशन होना जरूरी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्ट भी नहीं बोल रहा है, ये कोर्ट स्टडी से डिसीजन आया है। तो ये एक केस था जिसमें बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन को समझाया है, इसको आप समझिएगा। ये पढ़ाऊंगा मैं, छोड़ा नहीं है मैंने, है ना, स्किप कराया इसलिए क्योंकि ये चीज वहां से जुड़ रही है। बेसिक ऑपरेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन स्किल और लेबर, जिससे आपने ह्यूमन स्किल लगाई है, लेबर लगा के आपने क्या करा है कि जो क्या करते हैं, सोइंग द गुड्स, सॉरी, टिलिंग ऑफ लैंड, यानी कि जोतना, खोदना, टिलिंग द लैंड, और सोइंग ऑफ सीड्स, बोना, ठीक है, और प्लांटिंग एंड इरिगेशन, मतलब प्लांटिंग करी आपने, रोपा वगैरह लगाए और उसको पानी वानी दिया। तो ये सारी ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन माने जाते हैं। इसके अलावा ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बार बताओ, जो घास पतवार वगैरह लग जाती है अपने आप, गाजर घास वगैरह बोलते हैं अपन लोग उसको, जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही उगती है, उसमें कोई ह्यूमन स्किल की जरूरत नहीं है या कोई लेबर की जरूरत नहीं है, वो तो प्रकृति के द्वारा अपने आप ही हो रही है। अगर उसको बेचने से जो पैसा आएगा, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। आप समझिए, इसको फर्क को समझना जरूरी है। आपने जो अपने स्किल लगाकर पैसा कमा रहे हैं वही बेसिक ऑपरेशन है, वही एग्रीकल्चर इनकम। अगर स्पॉन्टेनियसली अगर जगह जगह घर पतवार उग जाती है, उसको अगर आप मार्केट में बेच दोगे तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। लिखा हुआ है, एनी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ फ्रॉम लैंड इटसेल्फ कैन नॉट बी टर्म्ड एज एग्रीकल्चर ऑपरेशन। एग्रीकल्चर ऑपरेशन ही नहीं है तो वो एग्रीकल्चर इनकम ही नहीं है। बात समझ आया? यहाँ पे और फिर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन मतलब क्या होता है, बेसिक के बाद जब आप उसका रखरखाव करते हो, उसको प्रिजर्व करते हो, सुरक्षित रखते हो, तो उसमें यूरिया खाद वगैरह ये सब देते हो, वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन होता है। लेकिन खाली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करके कोई इनकम कमा रहा है तो क्या उसको हम एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। जरूरी क्या है, बेसिक ऑपरेशन होना जरूरी है। अगर आप बेसिक ऑपरेशन करते हो, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं करते हो, ये भी तो हो सकता है, तो बेसिक ऑपरेशन से होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन अकेला करते हो तो नहीं है। क्लियर है? तो ये कोर्ट स्टडी है जिसको मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इस केस का नाम है राजा बिनोय कुमार साहस, ठीक है। केस नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इनकम ड्राइव फ्रॉम ए बिल्डिंग सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट। अब देखिए, बिल्डिंग से इनकम होती है तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उसने कुछ कंडीशंस पूरी की है। ये बिल्डिंग वो वाली है जो लैंड से लगी हुई है, लैंड से लगी हुई बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग का आप यूज कैसे कर रहे हो? इसका यूज कर रहे हो, बिल्डिंग शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर ऑन रिसीवर ऑफ रेंट इनकम काइंड, ठीक है। यानी जो मेहनत कर रहा है किसान, देखिए क्या होता है कि आप देखेंगे कि खेतों में एक छोटी सी बिल्डिंग बनी होती जिसमें वो लोग रहते भी हैं। और भाई जब खेती करने के लिए कहीं पानी आ गया, कुछ आ गया, तो कुछ बेसिक चीजों के लिए आपको एक बिल्डिंग की जरूरत तो पड़ती है। अब वो भी किराए से दिए तो उसका जो किराया आ रहा है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाए। लेकिन शर्त ये है उस बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन किसके द्वारा होना चाहिए? कल्टीवेटर के द्वारा, या जो रेंट ले रहा है उसके द्वारा ऑक्यूपाई किया होना चाहिए। दूसरा, उस बिल्डिंग का यूज किसमें होना चाहिए? जो लैंड से जुड़ी हुई है,
मतलब इमीडिएट विसिनिटी मतलब उससे से जुड़ी हुई बिल्डिंग है। ऐसा ना हो कि लैंड यहाँ पे हो बिल्डिंग वहां पर है, वो वाली बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग से जुड़ी हुई लैंड, सॉरी लैंड से जुड़ी हुई बिल्डिंग, ये होना चाहिए। इंडिया में होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इसका यूज होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए, ठीक है। द बिल्डिंग शुड बी यूज एज ए ड्वेलिंग हाउस और स्टोर हाउस और अदर आउट बिल्डिंग, ठीक है। इसका यूज कैसा होना चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए इसको होना चाहिए, लेकिन ड्वेलिंग हाउस के रूप में यूज कर सकते हो ना, झोपड़ी टाइप की बना के रख दिया आपने उसको, ताकि लोग उसमें रह पाए, किसान वगैरह रह पाए, लेबर रह पाए, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट वगैरह रख दिए, रॉ मटेरियल वगैरह लगता है वो रख पाए, तो उस सब के लिए उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। और साथ में द लैंड कहाँ होनी चाहिए, सिचुएटेड रूरल एरिया में होनी चाहिए, ये रूरल एरिया में होनी चाहिए। अगर आप बोलोगे मिसरोद के पास लैंड है उसमें बिल्डिंग है तो वो नहीं, हाँ लेकिन लैंड अगर रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में है लेकिन असेस की जाती है लैंड रेवेन्यू, उस पर टैक्स लगाया जाता है, लैंड रेवेन्यू द्वारा असेस की जाती है। ये लोकल टैक्सेस होते हैं, लोकल रेट्स उसके ऊपर लगाए जाते हैं, लैंड रेवेन्यू वो इनका एक अलग एक्ट बना हुआ है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे रूरल एरिया वाली लैंड भी आ जाएगी और अर्बन वाली भी जाएगी, लेकिन अर्बन वाली तब आएगी जब वो असेस की जाती है लैंड रेवेन्यू के द्वारा। क्लियर है, ये आपको बेसिक फर्क है, इसको आपको पता होना चाहिए। इसके द्वारा जो भी इनकम कमाई जाती है वो सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम है। मेन पार्ट आपका ये नहीं है, मेन पार्ट मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें से भी एक बीच बीच में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करने से जो प्रॉफिट आएगा वो क्या कैपिटल गेन माना जाएगा। अपन ने कैपिटल गेन पूरा पढ़ा हुआ है, तो वहां पे पढ़ा है कि एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया अगर है तो वो कैपिटल एसेट्स ही नहीं होती, तो उससे होने वाला फायदा सवाल ही नहीं उठता। हाँ लेकिन ये अर्बन एरिया होगा तो फिर जरूर हम सोच सकते हैं, तो ये कंडीशन के ऊपर है, ठीक है, ये आप समझिएगा। फिर है इसमें एग्रो एक्टिविटी और ये आपका देखो एग्रो एक्टिविटी होना और एग्रो इनकम होना अलग अलग बात है। जरूरी नहीं कि एग्रो एक्टिविटी है तो उससे जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी। इस पे एक डिस्प्यूटेड केसेस बने हुए हैं, आप अगर देखेंगे 3.2 और 3.3 तो ये अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, ये सिर्फ आपके सीएमए के मटेरियल में दिखेंगे, आपको जरूरी नहीं कि हर जगह दिखे। तो इसको आपको इसलिए रीड करना है क्योंकि ये कोर्ट स्टडीज से निकाले गए क्रक्स हैं। ये बोले कि पूरे जो फल है ना, फलों का जूस निकाल के यहाँ पर रख दिया गया है, तो इसको अपने को पीना है। यानी कि सबसे पहले अगर देखें कि ये क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम, इंस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, और ऐसा लिखा है कि इंस्टेंस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लगने से दिखता तो ये एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन एक्चुअल में है। और ये एग्रीकल्चर इनकम जो दिखने से लगती तो नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम है, लगेगी नहीं लेकिन वो है। तो कोर्ट स्टडीज ने यहाँ पे क्रक्स लिखी है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं अपन। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड और कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट कॉटन एक्सेट्रा इज एन एग्रो इनकम। अब बताइए, कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं लाइक जूट और कॉटन वगैरह, ये भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। तो डाउट खत्म करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, इसको एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स और क्रीपर्स इज एन एग्रो इनकम। फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं ना, जो गेंदे के फूल और ये सब लगाते हैं, ये भी सब भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। क्योंकि अगर इसको क्लियर नहीं किया ना तो आप कंफ्यूज रहोगे, इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया कि एग्रीकल्चर इनकम। इसके अलावा रेमुनरेशन एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, देखिए एनी रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, अगर उस फर्म में जिसमें एग्रीकल्चर ऑपरेशन किया जाता है उसके पार्टनर को कोई रेमुनरेशन वगैरह दिया जाता है तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज एन एग्रो इनकम, ठीक है। जो भी आप पार्टनर को दे रहे हो, रेमुनरेशन दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, वो पूरा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। फिर इनकम अराइजिंग बाय सेल ऑफ ट्रीज ग्रोन ऑन redundant parts of the forest after replanting and by carrying on subsequently operation is an agro income। तो ये बंजर जमीनें होती हैं, वहां पे जो प्लांट्स वगैरह लगाते हैं और उसको फॉरेस्ट में और उसको रिप्लांट करते हैं और उस पर फिर मेहनत करके फिर उसको फिर बेचते हैं, तो ये भी आपका एग्रो इनकम है। अब ये केसेस कहाँ से आए हैं मैं आपको बता दूं, कोर्ट स्टडी से आए हैं। इसलिए यहाँ पे जब तक पूरे फैक्ट्स नहीं होंगे, जब तक पूरे सिचुएशन पता नहीं होगी, हम नहीं कर पाएंगे इसको क्लियर, लेकिन इसको पढ़ने से हमको कुछ आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय हेल स्टॉर्म टू द ग्रीन लीफ ऑफ द असिसीज टी गार्डन इन एग्रीकल्चर इनकम। देखिए ये क्या होता है, ये इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कंपनसेशन रिसीव। एक्चुअली ये क्या होता है, हेल स्टॉर्म टू द ग्रीन लीफ, यानी कि कुछ इस तरह का कोई क्या बोलते हैं इसको, बीमारी टाइप की समझ लो। अगर उसकी वजह से वो नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिल रहा है। तो चूंकि वो किसके लिए था, वो किसके लिए था,
ग्रोइंग टी के लिए था, तो एग्रीकल्चर है, इससे जुड़ा हुआ मैटर, इसलिए हम एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे। जो मुआवजा मिला है वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। फर्दर, नो पार्ट ऑफ सच कंपनसेशन कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इनकम, एज सच कंपनसेशन कैन नॉट बी अपोर्शन्ड अंडर रूल 8। अभी अपन रूल 8 पढ़ेंगे, रूल 7 पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम टी के लिए, कॉफी के लिए और रबर के लिए, ये तीन ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम पता होनी चाहिए कितने रेशो में होती है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है एनी फीड ड्राइव फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज एन एग्रो इनकम। मतलब वो नहीं होते अपने जमीन को किसी के पशुओं के लिए करने के लिए दे देते हैं, उससे इनकम आती है, तो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है, एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सैपलिंग और शेडिंग ग्रोस इन नर्सरी सेल बी गिवन। जो नर्सरी में जो प्लांट लगाए जाते हैं छोटे छोटे सैपलिंग करके या फिर जो भी ग्रो करते हैं उसको, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम। तो ये क्यों दिया गया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको आप ये भूल ना कर दो कि ये नॉन एग्रीकल्चर मान लो, ऐसी भूल ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि इनकम नॉन एग्रीकल्चर है लेकिन दिखने में ऐसा लगता है जैसे एग्रीकल्चर है। तो जैसे कि सैलरी रिसीव्ड, अब मैं कौन सा पढ़ा रहा हूँ, 3.3 पॉइंट, क्या लिखा है, सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन बिजनेस हैविंग एग्रीकल्चर इनकम इज नॉन एग्रीकल्चर। देखिए, ये सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय है। अभी मैं किसकी बात कर रहा था, पार्टनर की बात कर रहा था। पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को सैलरी देती है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। लेकिन ये एक बिजनेस है जो कि एग्रीकल्चर इनकम ही कमा रही है, एक बिजनेस जो कि एग्रीकल्चर इनकम में लगा हुआ है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, तो एम्प्लॉय के हैंड में ये इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी या नॉन एग्रीकल्चर इनकम? ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। क्लियर है? मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट है और आपको भी एक बार पढ़ के जाना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनी इन द एग्रीकल्चर ऑपरेशन। कंपनी अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशन में लगी हुई है, उससे होने वाला डिविडेंड ऐसा नहीं होगा कि वह डिविडेंड एग्रीकल्चर मान लो। क्लियर है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसे इनकम फ्रॉम साल्ट प्रोड्यूस बाई फ्लडिंग ऑफ लैंड विद सी वाटर इन नॉन एग्रीकल्चर। भैया साल्ट का जो निर्माण किया जाता है वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आता। क्लियर है? फिर इनकम फ्रॉम फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, बटर एंड चीज मेकिंग एक्सेट्रा इज नॉन एग्रीकल्चर। तो लोगों को गलतफहमी होती है कि मछली पालन और ये पालन वो पालन, पोल्ट्री, ये सब एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्लियर है? फिर ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इन नॉन एग्रो इनकम। ठीक है, मतलब पशुपालन हो गया इसमें। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं आएगा। ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज नॉन एग्रो इनकम। ठीक है, ब्रीडिंग वगैरह समझते हैं ना आप, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग करना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट रिसीव बाय ए मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज नॉन एग्रो इनकम। ये जो साहूकार नहीं होते थे पुराने जमाने में, खेती के लिए पैसे लिया अपन ने, अब अपन ने खेती करने के लिए पैसे लिया, उसको ब्याज से लौटाना पड़ेगा उसका। तो पैसा जो लौटा रहे हैं वो उसकी इनकम, जो साहूकार के हाथों में जो इनकम आएगी वो क्या है, एग्रो इनकम है, नॉन एग्रो इनकम है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्ट वेयर सच क्रॉप्स आर एक्वायर्ड थ्रू परचेज इज नॉन एग्रो इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्ट वेयर सच क्रॉप्स वर एक्वायर्ड थ्रू परचेज इज नॉन एग्रो। देखिए, अगर आपने एक बार फसल लग गई और फसल लेकर आ गया, अपन ने खरीद के लेकर आए, फसल पकी पकाई मतलब बना के रखी हुई है, उसको अपन खरीद के ले आए और अब उसको बेच रहे हैं आगे, तो ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी क्या? नहीं मानी जाएगी, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि इसमें आपने अपने एफर्ट नहीं लगाए हैं कि आपको एग्रीकल्चर इनकम मान लें। क्लियर है? फिर है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस इज नॉन एग्रो इनकम। माइंस से जो रॉयल्टी मिलती है वो नॉन एग्रो इनकम होती है। रेमुनेशन टू डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, देखिए वो पार्टनरशिप फॉर्म थी, उस केस में तो वो एग्रो इनकम है, लेकिन कंपनी अगर एग्रो इनकम में लगी हुई है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन में लगी हुई है, अगर वो अपने डायरेक्टर को रेमुनेशन देती है तो ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती। फिर इनकम अर्न बाय कल्टीवेटर फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ शुगर केन टू जगरी इन इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। देखिए, गन्ना लगाया है तो ये तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन अगर गन्ना बना, गन्ने को अगर आपने गुड़ में बदल दिया, क्या बोलते हैं उसको, गुड़ को क्या बोलते हैं, जगरी, जगरी। क्लियर है? तो ये कन्वर्ट किया है, तो इससे होने वाली जगरी बेच के अगर इनकम होती है तो वो नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट रिसीवेबल रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज नॉन एग्रीकल्चर। देखिए, अगर आपने किराया मिलता तो वो तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन अगर किराए पे समय पे नहीं मिले तो आप क्या लेते हो, उससे ब्याज लेते हो, तो ब्याज आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज नॉन एग्रीकल्चर। देखो, अगर इंडिया में जमीन है, देखो पहली कंडीशन क्या पड़ी थी अपन ने, लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर लैंड है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है,
अमेरिका में लैंड है, अगर उससे आपने एग्रीकल्चर इनकम कमाई है तो क्या वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, एन्युअल रिसीव्ड बाय ए पर्सन इज कंसिडरेशन फॉर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज नॉन एग्रीकल्चर। एन्युटी रिसीव्ड, कई बार होते हैं ना जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके पास जमीनें होती हैं, वो किसी को दे देते हैं अपनी जमीन, तो उससे किराया आता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो एन्युटी रिसीव्ड बाय ए पर्सन इन कंसेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अब आपने एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर ही कर दी, उसको आपने बोला कि बीच बीच में आप मुझे साल भर में इतना पैसा देते रहेंगे, तो वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। हाँ, लेकिन जो आपको हर बार किराया जो मिलता है वो एक अलग चीज है। ठीक है, ये सब केस पे डिपेंड करेगा, केस स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कर सकते, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है इनकम ऑन सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज नॉन एग्रीकल्चर। इनकम ऑन सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हो और किसी ने आपको वाटर सप्लाई किया, अगर वाटर सप्लाई का आप उसको क्या दोगे, पैसा दोगे, तो क्या उसके हाथों में वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज एंड ग्रॉस ग्रोन स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एफर्ट करना जरूरी है। अगर जो स्पॉन्टेनियसली घर पत्तों क्या बोलते हैं, घास वगैरह उग जाती है और उसको अगर आप बेचते हो तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्लियर है? वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। देखो, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं, ब्रेक करें क्या? जरूरत नहीं है, चलिए। लगातार अपन लगभग तीसरा घंटा चल रहा है, अपना थर्ड और चल रहा है। अभी मैं चाहूँ तो कंटिन्यू पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जब आपको लगे तो मुझे भी बता देना। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे कंफर्टेबल है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ सकता है वो आएगा आपका ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ये केस कब होता है? ये जब होता है जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी में लगे हो या ग्रोइंग करने में लगे हुए हैं ना, कि मैन्युफैक्चरिंग में उगाने में लगे हो। किसके लिए? टी, कॉफी, रबर को। टी, कॉफी, रबर, यानी कि आप खुद एग्रीकल्चर कर रहे हो, मतलब खुद बना रहे हो, मतलब उगा रहे हो, ग्रो बोल सकते हैं, उगाना, ग्रो कर रहे हो, और उसके बाद फिर आप उसमें और प्रोसेस करके आगे मार्केट में बेचोगे। तो उन्होंने बोला है कि इस एक्टिविटी में एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो उन्होंने इसके लिए रूल बना दिए। उन्होंने रूल क्या बनाया कि टी के लिए बनाया रूल नंबर 8, ठीक है, और 7 है, रूल नंबर 7 है बनाया रबर के लिए, और 7B1 और 7B1A बनाया कॉफी के लिए। तो रूल के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद हो जाए तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो रूल 8 है, तो रूल 8 है टी के लिए। टी के लिए क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपकी ट्री की ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला पार्ट ज्यादा है। तो मैंने याद करने के लिए क्या बताया था? टी 60-40, 60-40 याद रहेगा। तो 60 ज्यादा किसका होगा? एग्रीकल्चर पार्ट, नहीं तो आप गलत कर जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ 60 क्या होगा? एग्रीकल्चर पार्ट। ठीक है, अगर इस जगह पे रबर की बात करूं, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, रबर क्या होती है? खिंचती है, तो ये ऑड फिगर होगा 65 और 35। ये नॉर्मल नहीं है, 65 और 35, 65 को काट के उसको 35 कर दिया रबर। क्लियर है? तो रबर का याद रहेगा, उसके बाद 65 ज्यादा आएगी तो एग्रीकल्चर पार्ट, जो कम होगा वो नॉन एग्रीकल्चर पार्ट। इसके बाद आता है कॉफी। कॉफी तो वैसे कॉफी है, कॉफी अपने आप में काफी है, जब उसको आप क्या करते हो? ग्रो करते हो, क्योर करते हो, तो वो क्या होती है? 75 और 25, 75 और 25। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये कॉफी रबर नहीं बनेगी, कॉफी टी बन सकती है, कॉफी चाय बन सकती है, यदि आप इसमें एक्स्ट्रा प्रोसेस कर देते हो। आप क्या करते हो? कॉफी ग्रो कर रहे हो, क्योर कर रहे हो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप उसको रोस्टेड कर रहे हो, ग्राउंडेड कर रहे हो, है ना, और उसमें कुछ मिक्स कर रहे हो, इस तरीके अगर आपने प्रोसेस करी है तो वो कॉफी नहीं रहेगी, वो चाय बन जाएगी। उसका रेशो क्या हो जाएगा? 60-40, टी 60-40, कॉफी जिसमें मिक्स किया है, एक्स्ट्रा वर्क किया है, वो 60-40। क्लियर है? तो अब आप भूलना मत, ये रूल में आपको इतना तो याद रख लो कम से कम, ताकि आपको ये बन जाएगा, एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े आप। चलिए इसके बाद अपन आते हैं, बस अब ये हो गया, एक लास्ट पॉइंट और उसमें रह गया है। क्या रह गया है बताइए? एग्रीकल्चर तो करते ही हो साहब, साथ में फैक्ट्री भी खोल ली। आपने क्या करा कि एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहा हो और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहा हो, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी? जो हम एग्रीकल्चर कमा रहे हैं वही आपका रॉ मटेरियल बनेगा आपकी फैक्ट्री के लिए। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इनकम कितने को उनको एग्जाम करना है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम किसको आपको टैक्सेबल करना है। तो ये पॉइंट आएगा। तो मैंने आपको पूरा एक डायग्राम बनाया था जिसमें पहले खेती करके गन्ना लगाया था,
और उसके बाद उसको गुड़ को कहाँ ले गए थे? फैक्ट्री में। क्या गुड़ को नहीं, गन्ने को लेके गए थे, क्या बनाने के लिए? गुड़ बनाने के लिए। तो गन्ना जो बनेगा, गन्ना जो है वो क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए क्या जरूरत पड़ती है? आपको सेल करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे सेल किया है क्या? सेल नहीं किया। तो भैया आपको वो एग्रीकल्चर इनकम का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? मार्केट में समझ में आ गया? वो होगी फेयर मार्केट वैल्यू। आपको समझ आ गया था? मैंने आपको ये वाला बताया था, क्या बताया था? पॉइंट पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फॉर कंप्यूटिंग एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम बिजनेस हैविंग बोथ एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस इनकम, ठीक है। असेस इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो दो बनाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि एक एग्रीकल्चर के लिए और एक नॉन एग्रीकल्चर के लिए। वन फॉर एग्रीकल्चर और अनदर फॉर नॉन एग्रीकल्चर। एग्रो एक्सपेंसेस डेबिटेड टू एग्रो प्रॉफिट एंड लॉस, ये बताने की जरूरत है क्या? एग्रो एक्सपेंसेस तो एग्रीकल्चर में जाएगा, और नॉन एग्रीकल्चर का जो बिजनेस का लॉस है वो कहाँ जाएगा? खर्चा है वो नॉन एग्रीकल्चर के उसमें जाएगा। खैर ये तो छोटी बात करती है, इतना तो अपन को भी समझ में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि नॉन ऑपरेशनेबल एक्सपेंडिचर है रिलेटेड टू कंपोजिट बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इज फुल्ली चार्ज टू नॉन एग्रीकल्चर। ध्यान रखना, जो खर्चे आप प्रोपोर्शनेटली नहीं बता पा रहे हो, ये एग्रीकल्चर में जाएगा कि नॉन एग्रीकल्चर में जाएगा, उसके लिए क्या करना है? वो पूरा का पूरा खर्चा नॉन एग्रीकल्चर में जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वो पूरा खर्चा कहाँ जाएगा? नॉन एग्रीकल्चर में जाएगा। इसके बाद आपको चूंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप बेच तो नहीं रहे हो, आप अपनी फैक्ट्री में यूज करोगे, तो फैक्ट्री के लिए ध्यान रखना, फैक्ट्री के लिए आपको कॉस्ट की जरूरत है, और एग्रीकल्चर के इनकम के लिए आपको सेल की जरूरत है। दोनों एक ही बात रहेगी। यानी कि जो सेल होगी इसकी, सेल कैसे निकालेंगे? मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस which is utilized as raw material in such business is to be treated as income of agro business and expenditure for non agro। एक बात बताओ, ये इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि जहां आपने गन्ना लेकर आ रहे हो, तो गन्ने के लिए अगर मान लो ये फैक्ट्री मेरी है, तो फैक्ट्री में अगर मैं गन्ना लेते आता, मार्केट में किसी से तो लेकर आता भाई, वो कितने में बेच रहा है मार्केट में? बस उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सेल बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? सेल बन जाएगी, मतलब इनकम। क्लियर हो गया? और जो रॉ मटेरियल मैं यहां से ला रहा हूं, इसके यहां से जो इसकी सेल है वही उसकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने पूरा कराया था आपको। उसमें मैंने बताया था कि इसकी जो सेल होगी, यानी जो इनकम होगी, वो इसकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। क्योंकि और कॉस्ट क्या होगी बताइए? अगर मार्केट से आप किसी से लेकर आते हैं तो कितने में लेकर आते हैं? बस वही उसकी क्या है? इनकम है, और वही इसकी क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है गुड़ बनाने के लिए। क्लियर हुआ? यहां जाकर अपना चैप्टर खत्म हो गया। पार्शियल इंटीग्रेशन मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है? ठीक लगा? कंफर्ट है आप? एग्रीकल्चर इनकम के बाद अब स्टार्ट करने वाले हैं हम सैलरी। चलिए तब तक के लिए एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं।